नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास को हम पढ़ रहे थे और इस कड़ी में हम हमारी पिछली क्लास में मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह के बारे में पढ़ चुके थे। आज की इस क्लास में हम राणा राज सिंह से आगे का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए, राणा राज सिंह के बाद मेवाड़ के अगले शासक जो बनते हैं उनका नाम है राणा जयसिंह। 1680 से 98। राणा जयसिंह नाम से ही पता चल रहा है जय, यानी इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील का निर्माण उदयपुर में करवाया था दोस्तों। और इन्होंने जिस झील को उदयपुर में बनवाया उस झील का नाम है जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। किसने बनवाई? राणा जयसिंह ने। ये जयसमंद झील जो है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। राजस्थान की तो सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस शब्द पर ध्यान दें, मीठा पानी और कृत्रिम। तो मीठे पानी की कृत्रिम झील है जयसमंद झील। इस झील को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है ढेबर झील। कौन सी झील? ढेबर झील। और इस झील में कुल 7 टापू बने हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम बाबा का भाखड़ा और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम प्यारी। क्लियर है? ये जयसमंद झील के बारे में थोड़ी सी डिटेल, ज़्यादा हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और इस जयसमंद झील का निर्माण करवाया है किसने? राणा जयसिंह ने। क्लियर है यहाँ तक की बात? देखिए, इसके अलावा राणा जयसिंह के बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मेवाड़ वंश के अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं। जो बड़े बड़े युद्ध थे, बड़ी बड़ी घटनाएं थी, जिनका बहुत ज़्यादा इतिहास था, उनकी बात हमने कर ली। अब यहाँ बीच में ऐसे ही शासक आएंगे जिनके बारे में एक एक दो दो बातें याद रख लो, पर्याप्त है। और बीच में कुछ समय तो ऐसा भी आएगा जहां सीधा जंप मार के हम आगे भी निकलेंगे, क्योंकि बीच में कुछ 2-4 राजा ऐसे होंगे जिनके समय कोई ऐसा महत्वपूर्ण इतिहास ही नहीं रहा जिसे कि याद रखा जाए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं राणा जयसिंह के बाद मेवाड़ के अगले शासक के बारे में। राणा जयसिंह के बाद मेवाड़ के अगले शासक बने दोस्तों राणा अमर सिंह। अब क्योंकि एक अमर सिंह वंश में पहले हो चुके थे, इसलिए ये राणा अमर सिंह सेकंड कहलाएंगे, जिनका शासनकाल रहेगा 1698 से लेकर 1710 तक। राणा अमर सिंह, इनके समय के इतिहास में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों याद रखनी है वो है देबारी समझौता। देबारी समझौता 1707। इस देबारी समझौते में क्या था, कौन कौन शामिल था, वो महत्वपूर्ण है। देबारी समझौता दोस्तों 3 लोगों के बीच में हुआ था, या हम कह सकते हैं 3 रियासतों के बीच में हुआ था। हम दोनों के ही नाम लिखेंगे, दोनों ही तरह के ऑप्शन को देखेंगे। देबारी समझौते में जो 3 रियासतें शामिल थी वो है मेवाड़, मारवाड़, आमेर। क्लियर है? या फिर देखिए ऑप्शन में किस तरह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देते हैं। मेवाड़ की जगह पर हम उदयपुर कह सकते हैं, मारवाड़ की समय पर हम जोधपुर कह सकते हैं, और आमेर के स्थान पर हम इसे जयपुर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? वो या तो 3 ऑप्शन ये दे देगा या फिर 3 ऑप्शन ये दे देगा। क्लियर? या फिर इसके अलावा उदयपुर या मेवाड़ की ओर से इस समझौते में शामिल हैं राणा अमर सिंह सेकंड, दूसरी तरफ जोधपुर से अजीत सिंह,
और तीसरा जयपुर या आमेर रियासत से सवाई जयसिंह। क्लियर है? तो देवारी समझौता इन तीन के बीच हुआ था, अमर सिंह सेकंड, अजीत सिंह और सवाई जयसिंह, या फिर मेवाड़, मारवाड़ और आमेर रियासतों के मध्य ये समझौता हुआ। इस समझौते में ये निर्णय लिए गए कि भाई हम सब हर परिस्थिति में तीनों एक साथ रहेंगे, ये आपस में हम समझौता कर रहे हैं। मराठे आएंगे उनका हम मिलके सामना करेंगे, मुगल बादशाह से अगर कोई बात मनवानी है तो तीनों हम मिलके उनसे इस बात को मनवाएंगे। इसी समझौते के तहत इन तीनों ने दबाव बनाकर अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित करवाया है। मैंने अभी बताया था आपको मेरे पिछले वीडियो में जब मैं राणा राज सिंह पढ़ा रहा था कि औरंगजेब ने इस अजीत सिंह को जोधपुर का राजा मानने से इनकार कर दिया था और अपने मरते दम तक 1707 में मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, अपने मृत्यु तक उसने अजीत सिंह को जोधपुर का राजा घोषित नहीं किया था। उसके मरने के बाद अगला मुगल बादशाह बना बहादुर शाह प्रथम, जफर नहीं, वो 1857 की क्रांति में है, बहादुर शाह प्रथम। उस पर दबाव बनाकर इस अजीत सिंह को इन तीनों ने मिलकर दबाव बनाया और अजीत सिंह को जोधपुर का राजा घोषित करवाया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ये देवारी समझौता आपको याद रखना है। और इसी समझौते से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यही वो समझौता है दोस्तों, आपको याद होगा कि जब से आमेर के कछवाहा वंश ने अपनी बेटी मुगलों में ब्याही थी, तभी से मेवाड़ वंश ने कछवाहा वंश से सभी प्रकार के वैवाहिक संबंध तोड़ लिए थे। ये वही समझौता है जिसके बाद ये विवाह संबंध फिर से शुरू होंगे। और अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रकंवर, क्या नाम है, चंद्रकंवर का विवाह जयपुर के सवाई जयसिंह के साथ कर दिया। चंद्रकंवर इतिहास में सिसोदिया रानी के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका कि बाग, जिसे सिसोदिया रानी का बाग कहते हैं, आज भी जयपुर में स्थित है। और इसी चंद्रकंवर का शादी जब इस सवाई जयसिंह के साथ की गई तो यहाँ पर एक शर्त भी रखी गई थी कि चंद्रकंवर का पुत्र ही, यानी सवाई जयसिंह और चंद्रकंवर से जो संतान होगी वो ही जयपुर की अगली शासक बनेगी, वो ही जयपुर का अगला शासक होगा। ये शर्त रखी गई थी किसके द्वारा? अमर सिंह सेकंड के द्वारा। सवाई जयसिंह ने इस शर्त को मान लिया था और इसी शर्त को मानने के कारण आगे जाकर, अब यहाँ बीच में मैं आमेर का इतिहास नहीं लाऊंगा, इसी शर्त को हम फिर से जब आमेर का कछवाहा वंश पढ़ेंगे ये बात फिर से वहीं पर आएगी कि किस प्रकार चंद्रकंवर की शादी देवारी समझौते के अनुसार सवाई जयसिंह से हुई और ये शर्त रखी गई कि चंद्रकंवर का पुत्र ही अगला शासक बनेगा। और इसी वजह से आगे जाकर फिर यहाँ जयपुर रियासत में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होंगे, उत्तराधिकार के लिए युद्ध होंगे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आमेर के कछवाहा वंश में। आ गई होगी यहाँ तक की बात समझ में। राणा अमर सिंह सेकंड का ये जो इतिहास है कि क्या इनके समय पर महत्वपूर्ण है, इनके समय का ये आपको देवारी समझौता याद रखना है। क्लियर है? चलते हैं आगे मेवाड़ के अगले शासक की ओर। मेवाड़ के अगले शासक हैं दोस्तों राणा संग्राम सिंह। अब क्योंकि एक संग्राम सिंह जिसे आपने राणा सांगा के नाम से जाना है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये कौन सा हुआ? संग्राम सिंह सेकंड। क्लियर है? शासन समय 1710 से 1734 तक। महत्वपूर्ण है राणा संग्राम सिंह की कुछ बातें, देखते हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। सबसे पहली बात। क्लियर है? दूसरी बात, इनके समय मेवाड़ में मराठों के हस्तक्षेप प्रारंभ हो गए, यानी मराठा आ गए। मराठा यहाँ लूटने के उद्देश्य से आते थे, तो मेवाड़ में मराठों का आगमन शुरू हो गया है संग्राम सिंह सेकंड के समय। और तीसरी बात, इनके समय हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा बनाई गई थी। ये तीन बातें आपको याद रखनी है राणा
संग्राम सिंह सेकंड के बारे में। क्लियर है। अब आते हैं हम इस हुरडा सम्मेलन पे। देखिए यहाँ आप चीज़ों को समझें थोड़ा सा। मराठे जो थे वो मराठे दक्षिण भारत से यहाँ आ चुके थे राजपूताना में, जिनका एक ही उद्देश्य था चौथ और सरदेश मुखी, ये जो इस प्रकार के कर उन्होंने लगा रखे थे उन करों को वसूलना, और जो कोई कर नहीं दे रहा है तो फिर ये वहाँ उस रियासत में लूटपाट करते हैं, धन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इनका मुख्य जो मकसद था वो ये था। अब यहाँ जो है राजपूताना के सभी रियासतों में मराठों के हस्तक्षेप शुरू हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा घबराहट जिसको है वो है आमेर का कछवाहा वंश, क्योंकि सबसे ज़्यादा धन भी उन्हीं के पास है। तो उस समय के जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने सभी राजपूत राजाओं को इस बात के लिए तैयार किया कि भाई हम सबको मिलके और एक स्थान पर बैठ के एक मीटिंग करके ये आपस में समझौता करना चाहिए कि हमें मिलके मराठों को यहाँ से भगाना है, मराठों का सामना करना है, जिसके लिए एक सम्मेलन की रूपरेखा बनाई गई। सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन। बात आई इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी किसे, राणा संग्राम सिंह सेकंड को इस हुरडा सम्मेलन की। लेकिन जब तक ये सम्मेलन होता उससे पहले ही राणा संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ दो बातें हो जाएंगी। हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा किसके समय बनाई गई, संग्राम सिंह, और दूसरी बात कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता से पहले ही किसकी मृत्यु हो गई, राणा संग्राम सिंह। क्लियर है। चलिए, राणा संग्राम सिंह के बाद अगले मेवाड़ के जो शासक बनते हैं उनका नाम है राणा जगत सिंह। अब यहां भी एक जगत सिंह पहले आ चुका है, इसलिए ये जगत सिंह होगा कौन सा, सेकंड, 1734 से 51। राणा जगत सिंह, सबसे पहली बात 17 जुलाई 1734 को हुए हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ है की अध्यक्षता। क्लियर है। 17 जुलाई 1734 को हुए हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, राणा जगत सिंह सेकंड। कौन करने वाला था, संग्राम सिंह सेकंड, लेकिन की किसके द्वारा गई, जगत सिंह सेकंड। दो बातें हो गई हैं। ठीक है। क्लियर। चलिए अगली बात, राणा जगत सिंह ने यहीं उदयपुर में पिछोला के किनारे प्रसिद्ध जगत विलास महल या जगत विलास पैलेस का निर्माण करवाया था। क्लियर। दो प्रसिद्ध महल हैं यहाँ, जगमंदिर और जगत विलास। तो जगमंदिर तो है वो जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया है, और जगत विलास जो है वो जगत सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया है। ये दो बातें याद रखनी है आपको, जिनमें मुख्य है हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734। तीन बातें पूछी जा सकती है। हुरडा सम्मेलन कब हुआ, हुरडा सम्मेलन किस जिले से संबंधित था, या हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, या फिर हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता से पहले ही किसकी मृत्यु हो गई थी। या फिर एक प्रश्न और बन सकता है कि हुरडा सम्मेलन जो है वो किसके आक्रमणों से परेशान होकर आयोजित किया जा रहा था, और उसका सही उत्तर क्या होगा, मराठों के आक्रमण से परेशान होकर। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं राणा जगत सिंह सेकंड के बाद मेवाड़ के अगले शासक के बारे में। राणा जगत सिंह के बाद मेवाड़ के अगले शासक पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीच में जो शासक हुए हैं उनका कोई महत्वपूर्ण इतिहास नहीं रहा है, इसलिए सीधा हम हमारे अगले महत्वपूर्ण शासक पर चलते हैं जिनके बारे में से प्रश्न पूछा जाएगा। राणा भीम सिंह। शासन समय 1778 से 1828। राणा भीम सिंह। राणा भीम सिंह के समय की जब बात करेंगे तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात जो राणा भीम सिंह की आएगी, जैसे ही भीम सिंह का नाम आए आपको पहली चीज याद आनी चाहिए, कृष्णा कुमारी विवाद।
आगे का इतिहास बस इसी पर डिपेंड है। कौन सा विवाद? कृष्णा कुमारी विवाद। क्या था इस विवाद में, उसे समझें। कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी, राणा भीम सिंह की पुत्री थी, और इस कृष्णा कुमारी का जो विवाह था वो किया गया जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ तय। पिता का नाम भी भीम सिंह है और होने वाले पति का नाम भी भीम सिंह है। आदमी अलग अलग हैं, नाम एक है। ये मेवाड़ के भीम सिंह हैं, ये मारवाड़ के भीम सिंह हैं, जिसका रिश्ता कृष्णा कुमारी के साथ किया गया है। लेकिन ये शादी हो पाती उससे पहले ही इस जोधपुर के भीम सिंह की मृत्यु हो गई। कृष्णा कुमारी से रिश्ता तय हुआ, लेकिन विवाह से पहले ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु। और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए इस कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता है वो जोधपुर से तोड़कर, क्योंकि भीम सिंह की मृत्यु हो गई है, जोधपुर से तोड़कर कर दिया गया जयपुर के जगत सिंह के साथ। यहां सगाई कर दी गई साहब, किसकी? कृष्णा कुमारी की। अब जोधपुर के भीम सिंह की मृत्यु के बाद यहां के जो अगले शासक बने वो थे मानसिंह। जयपुर वाला मानसिंह नहीं है ये, जोधपुर का मानसिंह है अलग। जोधपुर के भीम सिंह की मृत्यु के बाद शासक बने जोधपुर के मानसिंह। तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा। उन्होंने पत्र लिखकर कहा भीम सिंह जी को कि भाई आपने जब अपनी पुत्री का विवाह यहाँ जोधपुर के राठौड़ों में तय कर दिया था, कोई बात नहीं, हमारे भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो क्या पूरा राठौड़ वंश थोड़ी खत्म हो गया है? और भी यहाँ पर बहुत नवयुवक थे जिनसे आप, युवराज थे, राजकुमार थे जिनसे आप विवाह कर सकते थे। ये क्या हुआ कि आपने राठौड़ वंश को भेजा हुआ रिश्ता यहाँ से तोड़कर आमेर के कछवाहा वंश में कर दिया है, ये तो आपने गलत किया है। तो राणा भीम सिंह ने अपना बचाव करते हुए क्या कहा कि भाई अब तो मैंने अपनी पुत्री की सगाई आप जयपुर में कर दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप दोनों देख लो क्या होगा। मानसिंह ने जयपुर पत्र भेजा कि भाई इसकी कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता है वो पहले राठौड़ों में हुआ है देखो, और अब आप अगर जो भलाई चाहते हो तो इस रिश्ते को तोड़ो और इसका विवाह यहीं जोधपुर में होने दो, वरना फिर युद्ध होगा। जयपुर के जगत सिंह भी नहीं माने, बोले नहीं, कृष्णा कुमारी से ब्याह तो हम ही करेंगे। आ गई बात समझ में? यानी इन दोनों में, इस कृष्णा कुमारी को लेकर आपसी अनबन हो गई, और इसी वजह से इस जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मानसिंह के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया दोस्तों, जिसे कहा जाता है गींगोली का युद्ध। गींगोली पर्वत सर नागौर के पास स्थित मैदान, और यहां गींगोली का यह युद्ध लड़ा गया 1807 में। किस किस के बीच? एक तरफ है जयपुर और दूसरी तरफ है जोधपुर। क्लियर है? या फिर एक तरफ है जयपुर के जगत सिंह और दूसरी तरफ है जोधपुर के मानसिंह। किसकी वजह से लड़ा जा रहा है युद्ध? कृष्णा कुमारी की वजह से। कौन सा? गींगोली का युद्ध। किसके बीच? जयपुर और जोधपुर के बीच। क्लियर है? युद्ध शुरू हो गया साहब। युद्ध में दोनों ही तरफ की सेनाओं को नुकसान पहुंच रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, पैसों का नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए दो व्यक्ति थे, एक थे टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी और दूसरे थे आसिंद के ठाकुर अजीत सिंह चूड़ावत। इन दोनों ने मिलकर ये सलाह की कि यार इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, सैनिक मर रहे हैं, और किस वजह से ये युद्ध हो रहा है? केवल एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए इतने सारे सैनिकों को मारा जा रहा है, इतना जन और धन का नुकसान रियासतों को पहुंच रहा है, तो क्यों न इस विवाद की जड़ को ही समाप्त कर दिया जाए। तो इन दोनों, टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी और आसिंद के ठाकुर अजीत सिंह चूड़ावत के कहने पर इस कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। यानी कृष्णा कुमारी का ही अंत कर दिया गया, इसको मार दिया गया। और जब ये ही मर गई है तो फिर युद्ध तो अपने आप समाप्त होना ही है, क्योंकि इसी से विवाह के लिए तो ये दोनों राजा लड़ रहे हैं, और जब वो मर गई तो फिर किससे विवाह करेंगे? युद्ध अपने आप समाप्त हो गया। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक दिन पहले भी अभी शायद मेरे पिछले जो वीडियोज़ थे उनमें से किसी में ये ऐसा ही कोई मुद्दा आया था जो हाल ही में करंट पे चल रहा है, हल्दी घाटी युद्ध के बारे की बात है। तो वहीं उस समय भी मैंने ये बात कही थी, और यहाँ भी फिर से देखो एक वैसा ही मुद्दा आ गया है।
पिछले कुछ समय पहले एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है अपना, वो पाठ्यक्रम में, इतिहास के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव कर रहा है। तो वहाँ हल्दी घाटी युद्ध के तथ्यों के साथ साथ इस कृष्णा कुमारी का तथ्य भी आया था। अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ ये कहा गया है कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार ये जोड़ा गया है भाई कि कृष्णा कुमारी को जहर देने का काम जो किया था वो खुद राणा भीम सिंह के द्वारा किया गया था। ऐसे कुछ तथ्य हैं जो अभी हाल ही में चर्चाओं में रहे हैं, 10वीं की हिस्ट्री की किताब में जो बदले जा रहे हैं। जैसे कि वो हल्दी घाटी में के युद्ध के बारे में कहा गया कि भाई वहाँ पर हल्दी लगी हुई महिलाओं ने जो है वहाँ जाकर युद्ध किया, इसलिए भी इसे हल्दी घाटी कहते हैं। एक तथ्य राणा उदय सिंह के बारे में था कि राणा उदय सिंह ने बनवीर की हत्या की है। एक तथ्य उसमें ये नया जोड़ा जा रहा है कि भीम सिंह ने ही कृष्णा कुमारी को जहर दिया था। तो ये जो फेरबदल हो रहा है पाठ्यक्रम में, वो आप उससे थोड़ा सा अवगत रहें, उसके अनुसार देखते रहें, क्योंकि देखिए जैसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में माना जाएगा तो वो ऑथेंटिक माना जाएगा। वो अगर किसी चीज़ को कह रहे हैं तो हमें उसे सही मानकर पढ़ना पड़ेगा। अपने विचार आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्यों वहाँ जो वो ऑथेंटिक चीज़ में लिखा हुआ है, अब वो अगर कह रहे हैं कि भीम सिंह ने मारा है तो हमें मानना पड़ेगा कि हाँ भाई भीम सिंह ने माना है, क्योंकि सरकार उसे मानेगी, न्यायपालिका उसे मानेगी, क्योंकि वो ऑथेंटिक किताब में लिखी हुई बात है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको याद रखनी है पहली चीज़, कृष्णा कुमारी का विवाद और जिसकी वजह से हुआ गंगोली का युद्ध। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं भीम सिंह के समय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, राणा भीम सिंह के समय की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है इनके समय पर मेवाड़ ने अंग्रेजों से, या फिर हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी। क्लियर है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात। सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि करने वाले मेवाड़ के शासक थे। कौन थे दोस्तों? राणा भीम सिंह। क्लियर है? ये दो बातें आपको याद रखनी है राणा भीम सिंह के बारे में। पहली बात तो कृष्णा कुमारी का विवाद, और दूसरी बात जो है वो अंग्रेजों से या ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि। क्लियर है? आगे चलें, अगले शासक पर चलते हैं। नाम है महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से लेकर 61 तक। इनके शासन समय को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राणा स्वरूप सिंह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। सबसे महत्वपूर्ण, 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं ये बात, यहां फिर से ले लेते हैं। इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया। आपको याद होगा, मैं जब विजय स्तंभ पढ़ा रहा था वहां भी मैंने ये बात बताई थी कि सबसे ऊपरी मंजिल एक बार क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तीसरी बात, इन्होंने स्वरूप शाही और चांदोड़ी नामक सिक्के चलवाए। ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है दोस्तों। किसके बारे में? राणा स्वरूप सिंह के बारे में। इसके बाद मेवाड़ के अगले शासक जो आते हैं वो आते हैं राणा सज्जन सिंह। 1874 से 84। सज्जन सिंह के समय की महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि वीर विनोद ग्रंथ, याद होगा ये आपको, वीर विनोद ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? श्यामल दास के द्वारा। और ये श्यामल दास किसके समकालीन हैं? राणा सज्जन सिंह के समय।
और इन्हीं राणा सज्जन सिंह ने इस श्यामल दास को कविराज की उपाधि प्रदान की थी। पहली महत्वपूर्ण बात क्लियर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्हीं सज्जन सिंह के समय 1880 में महाइंद्रसा सभा का गठन किया गया। किसका? महाइंद्रसा सभा। और ये महाइंद्रसा सभा दोस्तों क्या है? ये मेवाड़ की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, यानी उस जमाने का ये हाई कोर्ट है। किस रियासत का? मेवाड़ का। कौन सा? महाइंद्रसा सभा। कब गठित हुई? 1880। किसके समय? महाराणा सज्जन सिंह के समय पर। क्लियर है? कोई डाउट आपको यहां तक? चले आगे। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है किसके बारे में? सज्जन सिंह के बारे में। इसके आगे का इतिहास देखते हैं। इसके आगे मेवाड़ के अगले शासक जो बनते हैं वो है महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह। फतेह सिंह के समय पर सबसे महत्वपूर्ण बात, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे, लेकिन गए नहीं क्योंकि इन्हें एक पत्र भेजा गया केसरी सिंह बारेहट के द्वारा। और केसरी सिंह बारेहट के इस पत्र का नाम था चेतावनीरा चोंगट्या। पहली बात, इस पत्र को पढ़कर महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में जाने का यह प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। दूसरी बात, यही महाराणा फतेह सिंह हैं जिनके समय पर प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ है। बिजोलिया का किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ है। और तीसरी बात, यही महाराणा फतेह सिंह हैं जिनके समय मेवाड़ में सर्वाधिक किसान आंदोलन हुए हैं। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। किसकी? महाराणा फतेह सिंह की। बहुत महत्वपूर्ण है ये दिल्ली दरबार वाली बात, कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। क्लियर है? फतेह सिंह के बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम इस वंश के अंतिम शासक की ओर आ गए हैं, जहां तक का इतिहास हमें पढ़ना है इस वंश का। और अब उनका नाम है महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह के बारे में पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि राजस्थान के एकीकरण या फिर हम कहें भारत की आजादी के समय मेवाड़ के शासक थे। पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान के एकीकरण के समय इन्हें महाराज प्रमुख का पद दिया गया। ये दो बातें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? महाराणा भूपाल सिंह के बारे में। और महाराणा भूपाल सिंह के साथ ही दोस्तों आपके इस मेवाड़ के सिसोदिया वंश का वंश ये आज तक भी चल रहा है, अभी भी वंश ये है। लेकिन हमें इतिहास में जितना इस वंश के बारे में पढ़ना है उसका अंत हो जाता है 1947 में आकर, जब देश आज़ाद हुआ। यानी वहाँ तक के राजाओं का इतिहास आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अंतिम जो शासक होते हैं जो आज़ादी के समय या एकीकरण के समय होते हैं वो हैं आपके महाराणा भूपाल सिंह, जिन्हें कि एकीकरण के समय महाराज प्रमुख का पद दिया गया। और आपको एक बात यहाँ और याद रखनी चाहिए कि राजस्थान के प्रथम
अंतिम और एकमात्र महाराज प्रमुख पद को धारण करने वाले शासक कौन थे? भूपाल सिंह। ये पद इन्हीं के लिए बनाया गया था और जैसे ही भूपाल सिंह जी की मृत्यु हुई इस पद को भी समाप्त कर दिया गया। तो इसलिए प्रथम भी यही थे, अंतिम भी यही थे और एकमात्र भी यही थे। तो इसी के साथ आपके मेवाड़ गुहिल वंश का जो इतिहास मैंने प्रारंभ किया था दोस्तों वो समाप्त होता है। पिछले सारे वीडियोस को आप ध्यान से देखें। मेवाड़ गुहिल वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। इसके बाद आगे की क्लास में हम एक नए वंश की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।